कैसे हो प्यारे बच्चों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हो श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, हम अणुसंख्यक गुणधर्मों पे कंप्लीट बात कर चुके हैं और आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिएगा, आज हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि हमारे पास चार तरह के अणुसंख्यक गुणधर्म थे। चार अणुसंख्यक गुणधर्म थे। पहला अणुसंख्यक गुणधर्म था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो जीटा बी के बराबर था। दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म हमने देखा था क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी, वो बराबर था केबी इंटू स्मॉल एम के। तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म था डेल्टा टीएफ, जो कि बराबर था केएफ इंटू स्मॉल एम के। डेल्टा टीएफ हिमांक में अवनमन। और चौथा जो अणुसंख्यक गुणधर्म था वो था परासरण दाब, और ये था CRT। इनको थोड़ा सा और अपन जो है खोल लेते हैं, इनको थोड़ा सा और हम आगे की तरफ जो है ओपन कर लेते हैं फॉर्मूले को। डेल्टा P अपॉन P नॉट ए जो है जीटा भी है वो विलेय की मोल बिन थी, तो विलेय के मोल बटा टोटल मोल आ जाएगा आपके पास। थोड़ा और आप इन फॉर्मूलों को खोलोगे तो मोललता क्या होती है, विलेय के मोल बटा विलायक का भार है वो किलोग्राम में होता है। यहां और खोलोगे तो डेल्टा टीएफ वही केएफ विलेय के मोल बटा विलायक का भार वो भी किसमें, किलोग्राम में। और यहां इसको खोलोगे पाई बराबर सांद्रता विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन RT। तो आप एक बात जानते हैं, वो क्लियर कट दिख रही है आपको ये बात, कि जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म है वो सारे के सारे विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं। अब विलेय के मोलों की संख्या कह सकते हैं या आप विलेय के अणुओं की संख्या कह सकते हैं, एक ही बात है। और ये हम पहले देख चुके हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म किन्हें कहते हैं, ऐसे गुणधर्म जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन गुणधर्मों को अणुसंख्यक गुणधर्म हम कहते हैं। तो मुझे एक बात कंप्लीट सीखने को मिली है यहाँ से, वो है कि जो अणुसंख्यक जो गुणधर्म हैं वो समानुपाती होते हैं विलेय के मोलों की संख्या के। विलेय के जो मोल हैं उनकी संख्या के, विलेय के मोल की संख्या के। ये बात यहां से आप याद रखेंगे, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कंप्लीटली कि अणुसंख्यक गुणधर्म है वो विलेय के मोलों की संख्या के क्या है, समानुपाती है। अगर विलेय के मोल बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी बढ़ या घट जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हमने 11वीं क्लास में देखा था कि हमारे पास दो तरह के जो है सबस्टांस होते हैं। हमारे पास दो तरह के केमिस्ट्री में सबस्टांस हैं। एक को कहते हैं हम विद्युत अपघट्य, या आप कह सकते हैं विद्युत अपघट्य, और दूसरे तरह के होते हैं विद्युत अनअपघट्य। ठीक है जी, विद्युत अपघट्य और विद्युत अनअपघट्य, इंग्लिश में इनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं और इनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनको हम किसी विलायक में घोलेंगे तो वो अपने आयनों में टूटना क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूं, डिटेल में हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनको हम जो है हम किसी भी विलायक में डालेंगे, जनरली मैं जल की बात कर लेता हूं, जल में डालें तो वो अपने आयनों में टूट दें। ऐसे यौगिक जिनको हम जल में डालें और वो अपने आयनों में टूट दें, जैसे आप NaCl को जल में डालो तो आपको पता है Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। जैसे मैं बात करूं MgCl2 को जल में डालो तो Mg प्लस 2Cl माइनस बनाएगा, और जैसे आप AlCl3 को डालो तो ये सारे जल में डालने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाएंगे। ऐसे यौगिकों को हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। और दूसरी बात करता हूं मैं विद्युत अनअपघट्य की, तो ऐसे यौगिक जो
पानी में घोलने पर अपने आयनों में नहीं टूट पाते हैं, उनको हम विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। जैसे आपने देखा था यूरिया, है ना, यूरिया है, उसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, बहुत बार पढ़ा चुका हूं मैं इस चैप्टर में। तो इसमें कोई आयन ही नहीं है, तो क्या टूटेगा, ये आयनों में नहीं टूटता है। जैसे ग्लूकोज है ना, जैसे सुक्रोज है, जैसे फ्रक्टोज है, तो ये सब जो है, जैसे सुक्रोज है, तो ये सब है वो विद्युत अनअपघट्य हैं। इनको अगर हम जल में घोलेंगे तो ये जो है अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। तो देखिएगा, जब इस प्रकार के यौगिकों की अणुसंख्यक गुणधर्म हम निकालते हैं तो वो भिन्न होता है इस प्रकार के यौगिकों के अणुसंख्यक गुणधर्मों से। या मैं कहूं कि ये जो विद्युत अपघट्य हैं और विद्युत जो अनअपघट्य हैं, इनके अणुसंख्यक गुणधर्म एक जैसे तरीके से नहीं निकलते हैं। तो चलते हैं, हम इसी पे बात करते हैं कि क्या असामान्यता आती है, क्या एब्नॉर्मेलिटी रहती है इन दोनों के अणुसंख्यक गुणधर्मों में। चलिए थोड़ी आगे बात करता हूं, आगे कंप्लीट आपको समझ में आएगा कि क्या सीन रहने वाला है इनके अणुसंख्यक गुणधर्मों का। चलिए देखिएगा, मैं दो कैटेगरीज बना लेता हूं। पहली कैटेगरी है, मेरे पास मैं ऐसे यौगिकों की अणुसंख्यक गुणधर्म कैलकुलेट कर रहा हूं जो विद्युत अनअपघट्य हैं, और दूसरी कैटेगरी मैंने यहां बना ली जो क्या है, विद्युत अपघट्य हैं। ठीक है जी। और अणुसंख्यक गुणधर्म मेरे पास 4 है। अब किसी को भी चूज कर सकते हैं आप, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, किसी को भी चूज कर सकते हैं। मैं परासरण दाब को चूज कर रहा हूं। मैं किसको चूज कर रहा हूं? परासरण दाब को चूज कर रहा हूं। मैं परासरण दाब को चूज कर रहा हूं। हम केवल और केवल परासरण दाब पे बात करेंगे। आप चाहे तो किसी भी अणुसंख्यक गुणधर्म की बात कर सकते हैं, लेकिन मैं केवल और केवल परासरण दाब को एग्जांपल लेके चलूंगा। ठीक है जी। चलिए, जैसे देखिएगा, मेरे पास कोई विलायक है और उस विलायक में मैंने 1 मोल यूरिया घोल दिया। 1 मोल यूरिया घोल दिया। मेरे पास जल था, कोई फिक्स अमाउंट था जल का, मैंने उसमें 1 मोल यूरिया घोल दिया, और उतना ही जल मेरे पास यहां था, मैंने उसमें 1 मोल NaCl घोल दिया। ठीक है जी। अब मैंने 2 वैज्ञानिक हायर किए, मैंने 2 वैज्ञानिकों को ये सैंपल दिया, यहां भी ये सैंपल मैंने 2 वैज्ञानिकों को दिया। ठीक है जी। मैंने इस सैंपल को भी 2 वैज्ञानिकों को दिया और इस सैंपल को भी मैंने 2 वैज्ञानिकों को दिया। ये पहला वैज्ञानिक है, ठीक है, और ये दूसरा वैज्ञानिक है। ये पहला वैज्ञानिक है वो सिद्धांतवादी है, सैद्धांतिक आंकड़ों पे काम करेगा। सैद्धांतिक मतलब जो अणुसंख्यक गुणधर्म के फॉर्मूले हैं वो लगाएगा, है ना। मेरे पास डाटा है कि कितना यूरिया घोला है, कितना टेम्परेचर है, कितना पानी है, सारे फॉर्मूले लगाएगा और परासरण दाब कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है जी। लेकिन ये भाई प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल करता है और प्रेक्षित मान निकालता है। प्रेक्षित मतलब प्रैक्टिकल करने से, ऑब्जर्वेशन से, प्रेक्षण करके निकालता है। वैसे ही यहां भी पहले भाई साहब हैं वो सैद्धांतिक मान निकालेंगे और दूसरे भाई साहब हैं वो कैसा मान निकालेंगे? प्रेक्षित मान निकालेंगे। ठीक है जी। तो जब इन भाई साहब को कहा गया कि आप सारे डाटा ले लो और पाई बराबर CRT लगाओ और अणु संख्या गुणधर्म निकाल दो, इन्होंने मुझे निकाल के बताया, पाई का मान आया वो 4 ATM आया। ठीक है जी। इस भाई को कहा वैज्ञानिक को प्रैक्टिकल कर ले, इस भाई ने भी किया और इस भाई का भी उत्तर कितना आया? 4 ATM आया। और दोनों मेरे पास आए कि लो सर हमारे आंसर ये हैं, और निखिल सर है वो बड़े खुश हो गए, है ना। दोनों बेचारे एकदम एक्यूरेट काम करके लाए। मोगेम्बो खुश हुआ, है ना। गली मोहल्ले में पतासे बंटवा दिए मैंने, है ना।
मखाने बटा दिए, पतासे बटा दिए। लड्डू वाले तो पैसे है नहीं, लॉकडाउन चल रहा है। तो दोनों ने सेम आंसर निकाला। मैं संतुष्ट था, मुझे कोई समस्या नहीं थी। सैद्धांतिक मान जैसा का जैसा आया, वैसा का वैसा ही कौन सा मान आया, प्रेक्षित मान आया। लेकिन यहां जब NaCl के लिए इस भाई को कहा कि तू पाई बराबर CRT लगा, तो इस बंदे ने पाई का मान मुझे निकाल के बताया 4 ATM, जबकि इसको कहा प्रैक्टिकल कर, और इसने मुझे पाई का मान बताया 8 ATM, है ना। तो अब की बार बात चौंकाने वाली थी, है ना। गली मोहल्ले में पतासे छोड़ सोचना पड़ा मुझे कि भाई मैंने कहीं बंदा तो गलत नहीं रख लिया ये, है ना। कहीं वैज्ञानिक गलत तो नहीं रख लिया, गलत तो सैलरी नहीं दे रहा, कहीं काम ढंग से नहीं कर रहा, है ना, कहीं प्रैक्टिकल करते करते अपनी सहेली को फोन कर रहा हो, है ना। तो अब ये एबनॉर्मलिटी कैसी आई, इस बात को पता लगाया गया, है ना। इस बात को किसी दूसरे आदमी ने पता लगाया, और पता लगाने पर यह बात पता चली, क्या पता चली, यहां कोई विरोधाभास स्थिति पैदा नहीं हुई, यहां कोई अंतर नहीं आया, जबकि यहां अंतर आ गया। कारण क्या था, जब हमने 1 मोल यूरिया पानी में घोली, ये यूरिया है, और इस यूरिया को जल में घोली, तो ये यूरिया 1 मोल ही रही, ठीक है जी। इसका कोई वियोजन नहीं हुआ, क्योंकि यूरिया कैसी है, विद्युत अनअपघट्य है। लेकिन जैसे ही मैंने 1 मोल NaCl घोल लिया, 1 मोल NaCl घोल लिया, तो ये NaCl जल में घुलते ही Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में टूट गया। 1 मोल तो Na प्लस का बन गया, और 1 ही मोल किसका बन गया, Cl माइनस का बन गया। पहले यहां 1 मोल था, और जल में घुलने के बाद भी 1 ही मोल था। मोलों की संख्या में, कणों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अणु संख्यक गुणधर्म में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं, अणु संख्यक गुणधर्म मोलों की संख्या के, कणों की संख्या के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। जबकि यहां आप देखेंगे, पहले मोलों की संख्या 1 थी, लेकिन जैसे ही इसको जल में घोला गया, तो मोलों की संख्या 1 नहीं रही, कितनी हो गई, 2 हो गई, और 2 हो गई, जस्ट डबल हो गए मोलों की संख्या, कणों की संख्या जस्ट दुगनी हो गई। और हम जानते हैं अणु संख्या का गुणधर्म कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं, इसीलिए परासरण दाब 4 ATM से सीधा का सीधा दुगना हो गया, कितना, 8 ATM हो गया, है ना। कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आप यहाँ तो कह रहे हो 1 मोल NaCl है, लेकिन यहाँ तो 1 मोल Na है और 1 मोल Cl है ना। समझ में नहीं आई है थोड़ी सी बात कि ऐसा कैसे हो गया। तो मैं आपको ये बताऊं कि अणु संख्यक गुणधर्म पिछले वीडियो में देखा था, वो इस बात से कोई मतलब नहीं रखते कि NaCl है, Na है, Cl है, फलाना है, ढिमका है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। उनको तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि मोल कितने हैं, चाहे हो कोई भी, है ना, चाहे हो कोई भी, चाहे हो NaCl, चाहे हो Na हो, चाहे कौन हो, Cl हो, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं। उनको तो सिर्फ एक ये चीज देखनी है कि पहले जल में घोलने से पहले कितना था, 1 मोल था, लेकिन जल में घोलने के बाद कितना हो गया है, 2 मोल हो गया है। इसीलिए परासरण दाब है वो 4 की तुलना में क्या हो गया है, 8 हो गया है। इस घटना को तो कहते हैं वियोजन, ठीक है जी। इस घटना को क्या कहते हैं, वियोजन। इस घटना को, ये जो लिखा है वो क्या है, किसका उदाहरण है, वियोजन का उदाहरण है। चलिए एक चीज और देखते हैं। मेरे पास एसिटिक अम्ल है CH3COOH, मेरे पास ये एसिटिक अम्ल है, इसके मैंने 2 अणु लिए हैं, ठीक है जी। और जब मैंने इसको घोल लिया है बेंजीन में, तो ये दोनों अणु आपस में जुड़ गए हैं और एक द्विलक का निर्माण बना लिया। एक द्विलक है, उसका निर्माण कर लिया है। जुड़ना, इस घटना को बोलते हैं संगुणन। इस घटना को क्या बोलते हैं,
सहगुणन। इस घटना को क्या बोलते हैं? सहगुणन। पिछला था वियोजन, टूट जाना, और जुड़ जाना। ये दोनों अणु थे, दोनों अलग अलग थे, है ना, और जुड़ गए तो दोनों आपस में जुड़ गए और बन गया क्या? एक द्विलक। ठीक है, दो अणुओं के जोड़ से जो एक अणु बना उसको क्या कहेंगे हम? द्विलक कहेंगे। इस घटना को क्या कहते हैं हम? सहगुणन कहते हैं। देखिएगा, कईयों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है सहगुणन का मतलब। देखिएगा, है ना, ये लड़का है और ये लड़की है। दोनों, ये लड़की अपने अलग घर रहती थी, लड़का अपना अलग रहता था। दोनों में प्यार मोहब्बत हुई, है ना, शादी हुई दोनों की, है ना। तो पंडित ने फेरे करवाए, गठजोड़ा बनवाया, है ना। अब ये दोनों मिल गए आपस में, और मिलने से क्या हुआ? दो शरीर है और आत्मा क्या हो गई है? एक हो गई है। तो ये रहे, पहले दो अलग अलग थे, है ना, अब दोनों क्या हो गए हैं? एक हो गए हैं, ना। दो शरीर एक आत्मा, तो द्विलक बन गया है। दोनों अणु क्या है? जुड़ गए हैं। ये पहले एसिटिक अम्ल का एक अणु, ये दूसरा एसिटिक अम्ल का अणु, दोनों आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। अब अणु तो एक ही हो गया। इस एक अणु को क्या बोलेंगे हम? द्विलक बोलेंगे। और इस द्विलक में कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। तो यहां आप देखोगे पहले कितने मोल थे? 2, लेकिन बेंजीन में डालने के बाद जुड़ गए ये अणु, सहगुणन हो गया, और बाद में कितने मोल हो गए? 1 मोल हो गए। अगर यहां मैं इस भाई को कहता कि तू अणु संख्या का गुणधर्म निकाल, अगर ये वैल्यू 4 एटीएम आती तो ये वाला भाई कितनी वैल्यू निकालता? 2 ही एटीएम निकालता। प्रैक्टिकल करके कितनी वैल्यू निकालता? 2 एटीएम। क्योंकि अणुओं की संख्या, या आप कह सकते हो मोलों की संख्या, पहले अगर 2 थी तो अब कितनी हो गई है? 1 हो गई है। अणु कहो तो पहले 2 अणु थे, अब वो दोनों जुड़कर एक ही अणु, एक ही क्या बना रहे हैं? द्विलक बना रहे हैं। तो अणु कम हो गए, मतलब अणु संख्या का गुणधर्म भी क्या हो जाएगा? कम हो गया। अणु आधे हो गए तो अणु संख्या का गुणधर्म भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो एक बात आप नजर डाल रहे होंगे कि विद्युत अनअपघट्य के केस में सैद्धांतिक अणु संख्या का गुणधर्म और प्रेक्षित अणु संख्या का गुणधर्म बराबर होते हैं। आप देख रहे हैं, सैद्धांतिक अणु संख्या गुणधर्म और प्रेक्षित अणु संख्या का गुणधर्म बराबर होते हैं। जबकि आप विद्युत अपघट्य के केस में देखिए, सैद्धांतिक और प्रेक्षित अणु संख्या का गुणधर्म है वो आपस में बराबर नहीं है। आप देख रहे हैं, ये विद्युत अनअपघट्य है, यहाँ विद्युत अनअपघट्य लिखना था, ये विद्युत अनअपघट्य है, जबकि ये क्या है? विद्युत अपघट्य है। तो विद्युत अनअपघट्य के केस में सैद्धांतिक और प्रेक्षित मान है वो आपस में क्या है? बराबर हैं। जबकि विद्युत अपघट्य के केस में देखेंगे, सैद्धांतिक और प्रेक्षित मान आपस में बराबर नहीं है। यहाँ विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई है। सैद्धांतिक मान है वो गलत है, सैद्धांतिक मान है वो गलत आंकड़ा है ना। जबकि ये जो प्रैक्टिकल मान है वो सच्चाई है, सच्चाई। प्रैक्टिकल मान है वो सही वैल्यू है। आपके पास सही वैल्यू कौन सी है? प्रैक्टिकल, है ना। अब आपको कोई कह दे, किस बात को सच मानोगे? प्रैक्टिकल वाली को कि थ्योरी वाली को? प्रैक्टिकल को ही मानोगे ना, है ना। क्योंकि फिल्मों में गाने आते हैं, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है ना। तो गाने ने बता दिया कि भाई दिल टूटता है, इश्क मोहब्बत नहीं करनी है, फिर भी तुम प्रैक्टिकल करके देखते हो, है ना, कि प्रैक्टिकल करूंगा सर, दिल लगाऊंगा, दिल टूटेगा, फिर मानूंगा। ऐसे तो मानने वाला नहीं हूं, जिद्दी हूं। तो किस बात पर जाकर भरोसा करते हो? प्रैक्टिकल पर, है ना। प्रैक्टिकल वाली बात है वो भरोसे के लायक होती है। तो यहाँ भी प्रैक्टिकल वाली बात है वो बिल्कुल भरोसे लायक है। सही बात किस बंदे ने बताई है? इस बंदे ने बताई है। इस बंदे ने तो गलत बात बताई है, इसको तो पता ही नहीं, इसने तो आंख मीच ली। हाँ जी, NaCl कितने मोल? 1 मोल। लेकिन इसकी आंखें खुली हैं, इसने देखा कि NaCl को जैसे ही जल में घोलते हैं कितने मोल हो जाते हैं? 2 मोल, है ना। फिर इसने आंखें बंद की, हाँ जी एसिटिक अम्ल कितने मोल? ये कहता जी 2 मोल। लेकिन इसकी आंखें क्या है? खुली हैं, प्रैक्टिकल कर रहा है ना। तो इसने देखा कि 2 नहीं है, कितने हो गए हैं? 1 ही हो गए हैं। तो
तो सही काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है। यहां विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई है। ये भाई गलत बता रहा है, ये भाई सही बता रहा है। अब क्या किया जाए? तो एक इलाज करते हैं, अभी देखते हैं थोड़ा सा आगे। यहां देखिएगा, यहां कोई चक्कर वाला काम नहीं है, जो सैद्धांतिक है वही क्या है? प्रेक्षित है। तो यहां कोई चक्कर नहीं है ना। सैद्धांतिक मान एकदम एक्यूरेट है, मुझे बार बार प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है ना। कि आप जो है आपको मान लो अणुसंख्यक गुणधर्मों का सवाल आ गया पेपर में, है ना, और तो क्या आप प्रैक्टिकल करोगे? बार बार नहीं करोगे। हमारे पास सैद्धांतिक आंकड़े फॉर्मूले हैं, हम उनमें डाटा रखेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सैद्धांतिक से निकाल लो और चाहे प्रैक्टिकल से निकाल लो, एक ही जैसा आता है। लेकिन दिक्कत यहाँ है, यहाँ प्रैक्टिकल वाले मान सही हैं, सैद्धांतिक वाले मान गलत हैं। अब सवाल आ गया बोर्ड में और उसमें अगले ने NaCl देके आपसे परासरण दाब पूछ लिया, तो क्या मास्टर को ये कहोगे क्या कि सर मैं तो प्रैक्टिकल करके आऊंगा फिर आपको परासरण दाब बताऊंगा, थ्योरी से तो सही नहीं आता। तो सही मतलब बार बार प्रैक्टिकल करना पॉसिबल नहीं है। मतलब मुझे कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढना होगा जिससे ये विरोधाभास की स्थिति है वो खत्म हो जाए। तो चलिए उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या सॉल्यूशन ढूंढा जाए जिससे ये विरोधाभास की स्थिति है वो खत्म हो जाए। चलिए देखते हैं। देखिएगा, मेरे पास दो तरह के अणुसंख्यक गुणधर्म आए। एक तरह का अणुसंख्यक गुणधर्म है वो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है जी। मैं बार बार ए मतलब अणु, स मतलब संख्यक। और दूसरी तरफ है वो है सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है जी। अब देखिएगा, जैसे NaCl की बात करें, आप NaCl की बात करो तो NaCl के अणुसंख्यक जो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म है वो कितना है? 8 atm है। जबकि सैद्धांतिक वाला कितना है? 4 atm है। अगर एसिटिक अम्ल की बात करें तो प्रेक्षित कितना है? 2, सैद्धांतिक कितना है? 4। अब मैं इस 8 और 4 को बराबर करना चाहता हूं, है ना। तो कैसे कर सकता हूं? यहां कोई एक फैक्टर आ जाए, यहां बजरंगबली की दया से ऐसा फैक्टर आ जाए जो 8 को 4 के बराबर कर दे। तो वो कौन सा फैक्टर है? 2 है। 2 से गुणा कर दूं तो 4 दूनी क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, है ना। यहां देखिए, यहां प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म 4 था और प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म 2 था और सैद्धांतिक 4 था। तो यहां भी मुझे एक फैक्टर मिले जिससे गुणा कर दूं, तो वो फैक्टर अगर आधा हो तो आधे को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्मों को सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्मों के बराबर करना हो, या मैं कहूं सैद्धांतिक वालों को प्रेक्षित के बराबर करना हो, तो हमें एक फैक्टर की जरूरत पड़ती है। इस फैक्टर को मैं I से दिखा रहा हूं, इस फैक्टर को मैं I से दिखा रहा हूं और इस I को ही कहते हैं 1/2 गुणांक। इस I को ही क्या कहते हैं? 1/2 गुणांक कहते हैं। तो ये बहुत ही काम की बात है पेपर की दृष्टि से। मैंने क्या सीखा? मैंने ये सीखा आज के लेक्चर में, क्या सीखा काम की बात, कि विद्युत अनअपघट्य में कोई चक्कर नहीं है। विद्युत अनअपघट्य ना तो वियोजित होते हैं और ना ही सहगुणित होते हैं। वहां सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म और प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म एक जैसे होते हैं। आप सैद्धांतिक जो फॉर्मूले हैं हमारे पास वो लगाइए, मान रखिए, आपका उत्तर सही है, कोई चक्कर वाला काम नहीं है। लेकिन आप विद्युत अपघट्य में देखें तो विद्युत अपघट्य है वो वियोजित भी होते हैं, टूटना, और सहगुणित भी होते हैं, जुड़ना।
तो वियोजन और सहगुणन के कारण अणुओं की संख्या में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, जिस कारण सैद्धांतिक अणु संख्यक गुणधर्म है जो हमारे फॉर्मूले से हम जो कैलकुलेट करते हैं वो सही वैल्यू नहीं निकल पाती है। और सही वैल्यू हमें कौन देता है, प्रेक्षित अणु संख्यक गुणधर्म देता है। लेकिन क्या हम बार बार प्रैक्टिकली करते रहेंगे? जो सैद्धांतिक मान हमने बनाए हैं, जो थ्योरी पढ़ी है, क्या उसका सर्वनाश हो गया है ना? इस सर्वनाश से बचने के लिए, इन दोनों में विरोधाभास को खत्म करने के लिए एक फैक्टर आया जो हमारे सिद्धांतवादी जो अणु संख्यक गुणधर्म है उनमें करेक्शन कर देता है, और उनको किनके बराबर कर देता है, प्रेक्षित अणु संख्यक गुणधर्मों के बराबर कर देता है। तो वो फैक्टर कौन है, वो कारक कौन है? वो कारक है वांट हाफ गुणांक। तो मतलब हम वांट हाफ गुणांक की चर्चा किस कंडीशन में करेंगे? केवल और केवल विद्युत अपघट्य में करेंगे या केवल और केवल वियोजन और सहगुणन में करेंगे, है ना? वांट हाफ गुणांक का उपयोग वियोजन और सहगुणन में ही करना है। विद्युत अनअपघट्य के केस में हमें वांट हाफ गुणांक का यूज नहीं करना, या जहां वियोजन और सहगुणन नहीं हो रहा है वहां हमें वांट हाफ गुणांक का इस्तेमाल नहीं करना। या मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं कि अगर वियोजन और सहगुणन हो रहा है तो हमने अभी जो अणु संख्यक गुणधर्मों के सूत्र इस वीडियो के शुरू में देखे थे, उन सूत्रों से सीधा सीधा मैं अणु संख्यक गुणधर्म नहीं निकाल सकता। मुझे अणु संख्यक गुणधर्म निकालने के लिए किस केस में, विद्युत अपघट्य के केस में मुझे एक कारक की सहायता लेनी पड़ेगी। वो कारक कौन है? वांट हाफ गुणांक है। मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, सैद्धांतिक अणु संख्यक गुणधर्म निकालूंगा और उस सैद्धांतिक को किससे गुणा कर दूंगा? वांट हाफ से गुणा कर दूंगा, तो मेरा मान है वो सही आ जाएगा। और वो सही मान किसके बराबर होगा? प्रेक्षित अणु संख्यक गुणधर्मों के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों, अगला वीडियो हमारा रहेगा वांट हाफ गुणांक पे। वांट हाफ गुणांक है वो हमारे जो इस लेसन का लास्ट टॉपिक है और आपका लेसन बहुत जल्द खत्म होने वाला है। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।